हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। प्राचीन भारत की जो हमने श्रृंखला शुरू की थी उसमें हम ऐतिहासिक स्रोत यानी कि सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या क्या हैं उसमें हमने आपको बताया था कि 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो है साहित्य है, जिसमें हमने धार्मिक साहित्य पढ़ा, धर्मेत्तर साहित्य पढ़ा। उसके बाद दूसरा भाग जो था वो विदेशी यात्रियों का विवरण यानी कि अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर, वो हमने पढ़ा। और जो तीसरा पार्ट है पुरातात्विक सोर्सेज जिसको बोलते हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या क्या होते हैं, वो हम आज के अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय नष्ट करते हुए हम अपना शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के कौन से पुरातात्विक ऐसे स्रोत हैं जिसके अध्ययन से हम प्राचीन भारत के इतिहास को समझ सकते हैं। तो यदि आपने चैनल मेरा लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको जितने भी मेरे लेक्चर होंगे उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको पर्सनली एक नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही मेरा लेक्चर अपलोड होगा। अब ये जो पुरातत्व है इसके अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं: अभिलेखीय साक्ष्य, मुद्राएं और स्मारक। अभिलेखीय साक्ष्य अगर हम देखें, जिसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस जो है ये पाषाण के ऊपर यानी कि पत्थरों के ऊपर लिखे होते हैं, या ये ताम्र पत्रों पे भी होते हैं, दीवारों पे भी हमको मिले हैं, मुद्राओं में भी मिले हैं इंस्क्रिप्शंस, और प्रतिमाओं पर भी ये खुदे हुए ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले हैं हमको। तो ये किस तरह से इंस्क्रिप्शन है अगर हम देखें तो सबसे जो प्राचीन अभिलेख हमको मिला है, अभी तक का जो सबसे प्राचीन अभिलेख है, ये मध्य एशिया के बोगज-कोई से प्राप्त हुआ है। मध्य एशिया के बोगज-कोई से प्राप्त हुआ जो अभिलेख है उसमें हित्ती नरेश और मितनी नरेश के बीच में संधि का उल्लेख है। और इसमें जो वो संधि करते हैं, आपस में जो संधि करते हैं तो साक्षी बनाते हैं देवताओं को। मतलब जैसे आपने देखा हो कि किसी तरह से हम बोलते हैं कि हम इसको अपना गवाह बना रहे हैं, तो वो जो नरेश हैं उस समय, ये बहुत पहले की बात है, 1400 BC की बात कर रहा है, तो उस समय वो जो दोनों नरेश संधि कर रहे हैं ये साक्षी बनाते हैं वैदिक देवताओं को, जिनका नाम है मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। नासत्य जो है अश्विनी कुमार को बोला गया है। तो ये जो आपको अब ये जो मिला है अभिलेख, इससे हमें ये पता चलता है कि जो ऋग्वैदिक सभ्यता है वो कहाँ तक फैली हुई थी, या ऐसा हो सकता है कि ऋग्वैदिक सभ्यता का इनके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा हो। अभी तक इस बात के ऊपर एक मत नहीं हुए इतिहासकार, लेकिन अब क्योंकि ये जो ऋग्वैदिक देवता हैं सारे के सारे मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी अश्विनी कुमार, और इनका ये पाए गए हैं किस अभिलेख में, मध्य एशिया की हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये भारत की बात नहीं हो रही, मध्य एशिया की बात हो रही है। अब अभिलेखीय साक्ष्य हमको किस तरह से मदद करते हैं इतिहास को समझने में, उस पर ज़रा चर्चा कर लेते हैं। अभिलेखों की मदद से किसी राजा के शासनकाल की अवधि निर्धारित की जा सकती थी, और अभिलेखों से किसी शासक के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र का भी अनुमान लगाया जा सकता था। क्योंकि अब आपको पता है जैसे अशोक के अभिलेख बहुत जगह मिले, तो उससे पता चलता है कि मौर्य जो साम्राज्य था वो कितना विस्तृत था, कहाँ कहाँ फैला हुआ था। अब जाहिर सी बात है, राजा जो है वो अभिलेख जो खुदवाएगा या जो भी बनवाएगा वो केवल अपने राज्य में ही करवाएगा, या फिर उस राज्य में करवा सकता है जिस राज्य में उसका जो राज्य उसके अधीन हो। ऐसा तो है नहीं कि वो अपने दुश्मन या शत्रु देश में जाके करवाएगा। तो इससे हमको उसके भौगोलिक क्षेत्र को निर्धारण करने में सहायता मिलती है कि इससे हमको ये पता चलता है, जैसे हमने अशोक के अभिलेख देखे कहाँ कहाँ मिले, तो उससे हमें पता चला कि अशोक का जो साम्राज्य था, जो उसका भौगोलिक क्षेत्र है वो कहाँ तक फैला हुआ था। यदि आप चाहते हैं मैं अभिलेखों के ऊपर कोई एक अलग से क्लास लूँ जिसमें हम बहुत सारे अभिलेखों को ही डिस्कस करेंगे, जैसे बोगस कोई अभिलेख मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको, इसके अलावा बहुत सारे और भी अभिलेख हैं, जैसे हुंदा चट्टान का लेख है, एहोल अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख है, बेहस्तून का अभिलेख है, और भी बहुत सारे अभिलेख हैं। अगर यदि आप चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर डिस्कशन करूँ और उसके जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को लेके आऊँ, तो मैं अगले लेक्चर में ले आऊँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए यदि आपको इस तरह कोई क्लास चाहिए, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में अभिलेखों से एक प्रश्न तो आता ही आता है, हर साल आता है, एक प्रश्न आएगा ही आएगा अभिलेखों से जुड़ा हुआ। और बहुत सारे अभिलेख हुए हैं, जैसे एरण का अभिलेख पिछले साल ही प्रश्न आया था कि सती प्रथा का किस में साक्ष्य मिलता है हमको सर्वप्रथम, तो एरण अभिलेख है। इसी तरह से अश्वमेध यज्ञ का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो धनदेव का जो अभिलेख है। इस तरह से बहुत सारे तथ्य जुड़े हुए हैं अभिलेखों से। अभी हम केवल यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि अभिलेखों से हम इतिहास को कैसे समझ सकते हैं। अब ये जो अभिलेख हैं, मैंने बता दिया आपको कि शासनकाल की अवधि भी निर्धारित कर सकते थे आप, और भौगोलिक क्षेत्र भी पता कर सकते हैं किसी शासक का।
इसके अलावा ये जो अभिलेख हमको जो मिलना शुरू होते हैं, ये अशोक के शासनकाल से एकदम नियमित रूप से मिलने शुरू हो जाते हैं। और मैंने आपको इस बारे में पहले बताया था, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर साहब हैं, DR भंडारकर इनको बोलते हैं। इन्होंने अशोक का जो इतिहास है वो केवल अभिलेखों के दम पे, केवल अभिलेखों के आधार पे संपूर्ण इतिहास लिख दिया है इन्होंने अशोक का। अभिलेखों से भाषा, इतिहास के साथ साथ जो है आपको नृत्य, नाटक, संगीत, मूर्तिकला और वास्तुकला की भी अच्छी सूचना मिल जाती है। तो इससे होता ये है कि आपको कला का कैसे विकास हुआ वो भी पता चलता है। कुछ लेखों में राजाओं के सैनिक अभियानों का भी हमको वर्णन मिलता है, ऐसी सूचना मिलती है। जैसे समुद्रगुप्त का एक प्रयाग स्तंभ लेख है, उससे उसकी विजयों का विवरण मिलता है। उसके जो नॉर्थ एक्सपेडिशन थे, जो उसके उत्तर भारत में जो उसके अभियान थे, और जो उसके साउथ एक्सपेडिशन थे, जो दक्षिण भारत में जो उसने अभियान किए, उसके बारे में हमको प्रयाग स्तंभ लेख से मिलता है, सूचना मिलती है। और इसी तरह से एक एहोल अभिलेख है पुलकेशिन का, मतलब पुलकेशिन द्वितीय का जो दरबारी कवि था रवि कीर्ति, उसने मेगुती मंदिर, जब मैंने आपको मंदिर स्थापत्य पढ़ाया था तो उसमें बताया भी था, मेगुती का जैन मंदिर, वहाँ पे उसने एक प्रशस्ति लिखी। और इससे हमको उसके एहोल का जो लेख है, इससे हर्ष और पुलकेशिन के युद्ध का विवरण भी मिलता है। अब ये जो अभिलेखीय साक्ष्य हम पढ़ रहे हैं, हमने इससे पहले साहित्य पढ़ा, तो साहित्य जो है इतना विश्वसनीय नहीं हो सकता, नहीं माना जाता है, क्योंकि लिखने में हो सकता है कुछ त्रुटि हुई हो, या हो सकता है उसके साथ समय के साथ छेड़छाड़ भी होती हो गई हो। लेकिन ये जो अभिलेख हैं और जो जितने भी आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं, वो ज़्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं इतिहास की समझ के लिए, क्योंकि इसमें समय के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। और जैसे कहा भी जाता है कि मुर्दे कभी झूठ नहीं बोलते, तो ये तो वो एविडेंसेस हैं जो कभी भी इनके साथ ऐसी छेड़छाड़ नहीं हुई होगी, जो अपने वास्तविक रूप में आपको दिख रहे हैं आज भी। जैसे हम अभी करेंसीज देखेंगे, मुद्राएं देखेंगे, तो कॉइन्स जो जिस तरह से थे वो अपने आप का एक बहुत बड़ा इतिहास बताएंगे। इसी तरह से जो अभिलेख हैं ये भी इतिहास बता रहे हैं। और राजपूत शासकों के अधीन जो सामंत हुआ करते थे, उन्होंने भी बहुसंख्यक लेख खुदवाए हैं, उनके बहुत सारे लेख मिले हैं। और पूर्व मध्य काल में बहुसंख्यक भूमि अनुदान पत्र मिले हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि अब ये जो पूर्व मध्यकाल है, जो हमारा राजपूत शासक जब आते हैं, शासन जब शुरू होता है, ये बात कर रहा है 7वीं सदी के बाद की, 7वीं सदी से और कुछ 13वीं सदी के बीच की बात है, ये 12वीं 13वीं सदी। तो इसके बीच में सामंतवाद का उदय होता है भारत में। और ये जो अनुदान पत्र हैं, इसमें भूमि अनुदान पत्र हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि सामंती स्वरूप जो है यहाँ पे विकसित हो गया। अब हम आते हैं मुद्राओं पे, कॉइन्स की बात करते हैं कि किस तरह से जो कॉइन्स हैं वो हमको हिस्ट्री पढ़ने में मदद करते हैं प्राचीन भारत की। सबसे पहले जान लें कॉइन्स होते क्या हैं, मुद्राएं क्या होती हैं। निश्चित वजन की धातु का खंड, एक निश्चित वजन की धातु का खंड, जब हम उसको विनिमय के लिए यानी कि एक्सचेंज के लिए जब हम यूज़ करते हैं, यानी कोई पीस ऑफ मेटल है जिसका अपना एक एकदम निश्चित वेट है, उसको जब हम एक्सचेंज के रूप में यूज़ करते हैं तो उसको बोला जाता है मुद्रा। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के बोला जाता है। आहत सिक्के यानी कि पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स बोलते हैं उनको। और भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जो हैं वो जेम्स प्रिंसेप को माना गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ से, जेम्स प्रिंसेप को भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक माना गया है। इन्हीं आहत सिक्कों को साहित्य में करशापण, धरण और शतमान कहा गया। जैसे मैंने आपको जब साहित्य पढ़ाया था तो उसमें भी इसकी चर्चा की थी हमने, करशापण वगैरह की, शतमान की। तो ये जो हैं ये आहत सिक्कों को ही साहित्य में करशापण, धरण और शतमान बोला गया है। और ये अधिकतर जो है चांदी के टुकड़े थे, चांदी के सिक्के थे। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स जो हैं वो किस मेटल के थे, तो वो चांदी के बने हुए थे, जिन पर आकृतियाँ तो मिलती हैं लेकिन लेख नहीं मिलते। आकृतियाँ मिलेंगी इस पे आपको, कुछ ना कुछ ऐसी एक इमेजेस मिलेंगी, लेकिन उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जो लिखने की जो प्रथा शुरू हुई सर्वप्रथम, वो यवन शासकों ने शुरू की भारत में। आहत सिक्कों के तुरंत बाद जो है तांबे के मिश्रित धातु के अनुत्कीर्ण सिक्के शुरू हुए। और इन सिक्कों के निर्माण के लिए सांचा जो है बनाया गया। अब जो ये जो आहत सिक्के थे ये कोई ऐसे सांचे में नहीं ढाले गए थे, पंच्ड मार्क कॉइन्स थे। लेकिन जब इन पंच्ड मार्क कॉइन्स के बाद जो सिक्के शुरू होते हैं तांबे के,
उनको सांचे के साथ ढाला गया है, और सांचा जो बनाया गया है वो कांसे का बना है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, सांचा जो बना है वो कांसे का बना है, और ये जो सांचा है ये हमको भारत के एरण से मिला है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सांचा जो बनाया गया जिसमें सिक्के रख के ढाले गए तांबे के, वो एरण से मिला है हमको, और वो कांसे का सांचा है। 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का जितना भी इतिहास है, भारतीय इतिहास है, उसका ज्ञान हमें सिक्कों की सहायता से ही प्राप्त होता है, जिसमें इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन शासक जो है मुख्य रूप से हैं। और हिंद यवन शासकों का बहुत सारा इतिहास हमको उनके सिक्कों की वजह से पता चलता है। डेमेट्रियस द्वारा पश्चिम उत्तर भारत विजय की पुष्टि उसकी रजत और उसकी ताम्र सिक्कों से ही होती है। प्राचीन भारत के गणराज्य का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। गणराज्य जैसे यौधेय गणराज्य था, यौधेय एक गणराज्य है, इसके बारे में हमको केवल उसके सिक्के मिले हैं और ऐसा कोई साहित्य उससे जुड़ा हुआ नहीं मिला। तो इसीलिए बोला जाता है जहाँ पे साहित्य मौन हो जाता है वहाँ पे पुरातत्व इतिहास के नाक और कान बन जाते हैं। तो मुद्राओं से ही सम्राटों का धर्म के बारे में भी पता चला है हमको, और उनके व्यक्तिगत गुणों का भी पता लग जाता था। जैसे कनिष्क के सिक्कों से उसके बौद्ध होने का पता चला हमको। कनिष्क के सिक्कों पे बौद्ध होने का उसका पता चलता है, क्योंकि इसके सिक्कों में कुछ ऐसे अंकन मिले हैं, इमेजेस मिली हैं। और उसी तरह से समुद्रगुप्त की अगर आपने बारे में जाना होगा तो समुद्रगुप्त बहुत ही अच्छा वीणा बजाता था, और उसके वीणा बजाते हुए उसके ऐसे सिक्के मिले हैं जिसमें उसकी इमेजेस बनी है वीणा बजाते हुए। तो इससे पता चलता है कि उसका संगीत की तरफ काफ़ी झुकाव था, संगीत प्रेमी था वो। तो इस तरह से हमको सिक्कों की मदद से राजाओं के जो गुण हैं वो पता चल रहे हैं, और साथ ही साथ उनके धर्म के बारे में पता चल रहा है। और इसके अलावा सिक्कों से एक और अच्छी चीज़ पता चलती है हमको, उस समय के जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में भी ज्ञान होता है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी आगे कि किस तरह से हमें आर्थिक स्थिति पता चल रही। और समुद्रगुप्त और कुमारपाल इन दोनों के अश्वमेध यज्ञ जो इन्होंने किया उसकी सूचना हमको इनके सिक्कों से मिलती है, जो अश्वमेध शैली की मुद्राएं इन्होंने जारी की, जिसमें से कुमारपाल का जो अश्वमेध यज्ञ है उसकी सूचना हमें केवल और केवल उसके अश्वमेध शैली की मुद्राओं से ही प्राप्त होती है। सातवाहन नरेश सातकर्णी की मुद्रा पर जलपोत का चित्र है, जलपोत का चित्र है। और चंद्रगुप्त द्वितीय की व्याघ्र शैली की जो मुद्राएं हैं इससे उनकी विजयों की भी सूचना मिलती है। कैसे मिलती है? अब ये जलपोत का जो चित्र बना है उसके सातकर्णी की मुद्राओं पे, उससे ये पता चलता है कि शायद उसने कोई समुद्री अभियान किए होंगे, यानी कि सी एक्सपेडिशन किए होंगे, उसके पास नेवी रही होगी। तो इससे हमको इस तरह से इतिहास को बनाने में, उसको समझने में मदद मिलती है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये जो व्याघ्र सिक्के जारी किए, व्याघ्र शैली के, वो उसने संभवतः गुजरात विजय के बाद ही किए होंगे। तो इससे पता चलता है कि उसने गुजरात पे विजय प्राप्त की थी। व्याघ्र सिक्के उसने जारी किए क्योंकि गुजरात जो है वो इस तरह से माना गया है कि शेरों का गढ़ है, तो वहाँ पे व्याघ्र सिक्के उसने जारी किए, तो हो सकता है उसने उस विजय के बाद ही जारी किए। शक पहलव युग की मुद्राओं से उसकी शासन पद्धति का भी ज्ञान होता है, मतलब आपको उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पता चल रहा है सिक्कों से। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे पता चल रहा है आपको, शासन पद्धति जो है वो कैसे पता चल रही है? क्योंकि इनके लेखों से पता चलता है कि पहलव शासक जो थे वो अपने गवर्नर के साथ शासन करते थे। यहाँ पे द्वैत शासन की बात हो रही है, वो गवर्नर और पहलव शासक दोनों एक साथ ही शासन कर रहे हैं। मुद्राओं की जो धातु है, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे आर्थिक इतिहास पे भी प्रकाश पड़ता है, तो कैसे पड़ता है? मुद्राओं की जो धातु है और उनका आकार, उनकी तौल और उन पर अंकित प्रतीक और उनके प्राप्ति स्थल से आर्थिक इतिहास पर प्रकाश इस तरह से पड़ता है कि अगर धातु में मिश्रण है या फिर वो शुद्ध सोने के सिक्के हैं या शुद्ध रजत के सिक्के हैं, आकार कितना है, उनकी तौल एकदम सटीक तौल पे बैठे हैं या कुछ ऊपर नीचे हो रहे हैं, और उस पर अंकित प्रतीक से आपको पता चल रहा है कि उस समय जो शासन कर रहा है, जो शासक शासन कर रहा है, या जो सामाजिक स्थिति है वो कितनी ज़्यादा आर्थिक रूप से सुदृढ़ है। जिस तरह से हमको समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की
शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं। तो इससे पता चलता है कि उस समय आर्थिक समृद्धि रही होगी काफ़ी ज़्यादा, और आगे चल के आर्थिक समृद्धि रही क्यों होगी, इसको अगर हम रिलेट करें, अगर थोड़ा सा हम इतिहास में और डीप जाएं गुप्त वंश में, तो समुद्रगुप्त ने बहुत सारे दक्षिण अभियान किए, जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रयाग स्तंभ लेख के ऊपर। अब यहाँ से दो चीज़ें रिलेट करके इतिहासकार जो है इतिहास बनाता है। उसके अभिलेखों में भी आपको मिला उसके बहुत सारे विजय अभियान थे, और यहाँ पे शुद्ध स्वर्ण सिक्के मिल गए। तो इससे ही पता चलता है कि हो सकता है दक्षिण के अभियान से उसको बहुत ज़्यादा धन ऐश्वर्य मिला हो, जिसकी वजह से यहाँ से समृद्धि शुरू हो जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का भी इसी तरह से बहुत सारे अभियान हुए। गुजरात विजय, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके सिक्कों पे भी व्याघ्र शैली मिलती है, शुद्ध स्वर्ण सिक्के मिलते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि बहुत ज़्यादा आर्थिक समृद्धि थी। लेकिन जब हम स्कंदगुप्त के काल में आते हैं तो उस समय हुणों का यहाँ पे आक्रमण हो चुका है और गुप्त वंश के ऊपर आपदा आ चुकी होती है, और ये आपदा जो है ये उसके स्वर्ण मुद्राओं में भी दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ से स्वर्ण मुद्राओं में मिलावट शुरू हो जाती है। स्वर्ण मुद्राओं में मिलावट शुरू हो जाती है और यही इसको दिखाती है कि किस तरह से आर्थिक कठिनाई यहाँ पे पैदा हो गई। मुद्राओं में समकालीन समाज में इस्तेमाल होने वाले वस्त्र और आभूषणों की भी जानकारी मिलती है। कैसे मिलती है? जो प्रारंभिक गुप्त मुद्राएं थी, गुप्त शासकों ने जो शुरू में गुप्त मुद्राएं जारी करी, उसमें शासकों को कोट, टोपी और पतलून पहने दिखाया गया, और इस तरह का जो ड्रेसिंग सेंस है, जो इस तरह से जो कपड़े पहन रहे हैं, ये कुषाणों का दिया हुआ है। तो इससे दिखाई देता है कि किस तरह से अभी तक उनके ऊपर कुषाणों का पूरा प्रभाव है, वो ये सिक्के दर्शा रहे हैं। सातवाहन मुद्राओं पर प्राकृत भाषा। अब जो सातवाहन मुद्राएं जारी हुई हैं उसमें जो लेख अंकित मिले हैं वो प्राकृत भाषा में है, और गुप्त काल की जो मुद्राएं हैं उसमें संस्कृत भाषा में लेख हमको मिलता है। तो गुप्त काल की भाषा संस्कृत हो गई, और सातवाहन काल में प्राकृत भाषा जो है ये काफ़ी लोकप्रिय रही होगी, इसीलिए इस मुद्राओं पे उस भाषा को अंकित किया गया है। क्योंकि जो मुद्राएं हैं वो हर एक व्यक्ति यूज़ कर रहा है, व्यापारी बहुत खास करके इसको यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर वो लोकप्रिय भाषा होगी तभी उसको सिक्कों पे अंकित किया गया होगा। इस तरह से हमको पता चलता है कि उस समय क्या भाषा, किस शासनकाल में क्या भाषा लोकप्रिय रही। तो इससे बहुत सारी जानकारी मिल गई है। देखिए आप अभी सिक्कों से ही खाली कितना बड़ा इतिहास निकल रहा है। मुद्राओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मैंने कुछ इकट्ठे किए हैं। दक्कन में सर्वाधिक मात्रा में शीशे के सिक्के जो है वो सातवाहन ने चलाए। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, सातवाहन कालों ने सबसे ज़्यादा किस धातु के सिक्के चलाए? तो ये सारे के सारे वन लाइनर हैं, और सारे के सारे आप ये समझ लीजिए कि एक एक हर एक लाइन में एक एक प्रश्न छुपा है, ऑब्जेक्टिव। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहते हैं। स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा गया है गुप्तकालीन, और जो रजत सिक्काएँ मुद्राएँ हैं उनको रूपक कहा गया है, रूपक। तो ये भी याद रखना है, गुप्त काल की बात कर रहा है। स्वर्ण सिक्कों को दिनार और रजत सिक्कों को रूपक। नियमित रूप से स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम कुषाणों ने किया। तो स्वर्ण सिक्कों का जो नियमित रूप से प्रचलन हो रहा है वो सर्वप्रथम कुषाणों ने किया है, लेकिन जो सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के हैं वो गुप्त काल में जारी हुए, लेकिन उसके ऊपर जो सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के हैं वो कुषाणों ने जारी किए। तो अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, शुद्ध स्वर्ण सिक्के सबसे ज़्यादा किए हैं कुषाणों ने, और स्वर्ण सिक्के सबसे ज़्यादा किए हैं गुप्त काल ने। तो स्वर्ण सबसे ज़्यादा गुप्तों ने कर दिए, लेकिन शुद्ध स्वर्ण सिक्के सबसे ज़्यादा कुषाणों के हैं। गुप्त काल में सर्वप्रथम रामगुप्त ने ताम्र सिक्के जारी किए। रामगुप्त ने ताम्र सिक्के जारी किए, लेकिन नियमित रूप से ताम्र सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए हैं। तो ये भी एक प्रश्न बनता है। गुप्त शासकों में कुमारगुप्त ने सर्वाधिक 14 प्रकार के सिक्के जारी किए। सबसे ज़्यादा प्रकार के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है कुमारगुप्त को। सर्वाधिक ताम्र सिक्के कुषाणों ने जारी किए। अब ये यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ताम्र सिक्के कुषाणों के हैं, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के हैं। तो कुषाणों के पास दो श्रेय हो गए, एक तो हो गया सबसे ज़्यादा ताम्र सिक्के जारी करना, दूसरा हो गया सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी करना, और तीसरा श्रेय ये भी है कि सर्वप्रथम नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी करना। तो तीन चीज़ें कुषाणों के ऊपर हो गई सिक्कों की, अगर हम तथ्य की बात करें। सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्के पश्चिम शक क्षत्रप जीवदामन ने शुरू किए।
जीवदामन ने तिथि युक्त, यानी कि उसके ऊपर डेट्स पड़ी होती थी। एक सिक्का है, उसके ऊपर आपने डेट डाल दी कि यह 1 नवंबर 2021 को जारी किया गया। तो इस तरह से तिथि युक्त सिक्के शक क्षत्रप जीवदामन ने शुरू किए थे। संस्कृत लेख युक्त सिक्के जारी करने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है रुद्रदामन को। रुद्रदामन जो कि करीब 150 एडी के आसपास था, इसने सबसे पहले संस्कृत के सिक्के संस्कृत भाषा में लिखे हुए सिक्के जारी किए। शतमान का प्राचीनतम उल्लेख मैत्रेयानी संहिता में मिलता है। तो मैत्रेयानी संहिता आपको याद रखना है, जिसमें शतमान यानी कि जो मैंने आपको बताया था चांदी का सिक्का है, सिल्वर कॉइन है। सिल्वर कॉइन शतमान भी बोलते थे, कर्षापण भी बोलते थे। इसका प्रथम उल्लेख मिल रहा है हमको मैत्रेयानी संहिता में। नानाघाट अभिलेख है, नानाघाट अभिलेख जिसकी हम बात करेंगे कभी, अगर अभिलेख की बात करेंगे तो नानाघाट अभिलेख में कर्षापण का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। अब यहाँ पे अभिलेखीय साक्ष्य मिला है और यहाँ पे साहित्यिक साक्ष्य मिला है, इससे कंफ्यूज मत होइए। साहित्यिक साक्ष्य है वो लिटरेरी सोर्सेस पे मिला है और ये आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है। यौध्य गणराज की मुद्रा सर्वप्रथम कैप्टन काटले को सासापुर के निकट मिली। तो यौध्य गणराज की जो मुद्रा है कैप्टन काटले, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सासापुर। यौध्य गणराज के ऊपर एक बार प्रश्न आ चुका था कि सर सबसे ज़्यादा जो मुद्राएं मिली हैं यौध्य गणराज की वो कहाँ से मिली, तो वो रोहतक से मिली हैं। सर्वाधिक यौध्य गणराज मुद्राएं जो हैं आपको रोहतक से मिली हैं। क्वेश्चन आया है इसके ऊपर। और इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से भी आया कि उनके टकसाल केंद्र कहाँ कहाँ थे। सुनेत है, रोहतक है, सोनीपत, खोखराकोट और नवरंगाबाद, ये सारे के सारे यौध्य टकसाल केंद्र थे। यौध्य जो है अगर हम बात करें तो आज के हरियाणा की बात है। हरियाणा के जो क्षेत्र, कुछ क्षेत्र हैं ऐसे रोहतक और सोनीपत का, वहाँ पे यौध्य गणराज्य हुआ करता था। जिस समय सिकंदर ने यहाँ पे आक्रमण किया उससे कुछ समय के बाद की बात है ये। अब हम आते हैं स्मारक, जो हमारे जितने भी भवन बने जो खुदाई में हमको मिले हैं, जैसे हड़प्पा की खुदाई में बहुत सारे हमको बिल्डिंग्स मिली हैं, ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेनरी मिली है। इस तरह से जितने भी स्मारक मिले हैं, जितनी भी हमारी इमारतें हैं, मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, मूर्ति कला है, वो सब की सब स्मारक के उसमें अंतर्गत आती हैं। तो प्राचीन इमारतें हो गई, मूर्तियां, मंदिरों पे हमने बहुत ज़्यादा बात की है। हमने ऑलरेडी 10 सेशन लिए हैं आर्ट एंड कल्चर पे, उसमें से 5 या 6 मैंने सेशन केवल मंदिरों के ऊपर बात की है। तो जितने भी उसमें हमने जो भी मंदिर बात की है वो सारे के सारे प्राचीन मंदिरों की बात की है और पूर्व मध्यकालीन तक के मंदिर की बात की हमने। 1-2 उसमें मध्यकालीन मंदिर भी हैं। तो यदि आपने वो लेक्चर ना देखा हो तो आप उसको भी देख सकते हैं, जिससे आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरह से हमको मंदिरों से इतिहास जानने की जो समझ, इतिहास की जो समझ है वो किस तरह से मंदिरों से भी डेवलप होती है। मंदिर अगर हम पढ़ें, उनका आर्कियोलॉजी पढ़ें तो हमको शासन पद्धति के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो इनसे जो है वो सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों का ज्ञान होता है, साथ ही साथ कला का जो विकास है उसका भी ज्ञान हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कला की, जब हमने कला और संस्कृति की जो श्रृंखला चलाई थी, किस तरह से कला का जो डेवलपमेंट है वो हमने देखा था, कैसे स्कल्पचर, कैसे पहले स्तूप बने, फिर उसके बाद मूर्ति कला आई उसमें, फिर किस तरह से तोरण द्वार बनने लगे और आगे चल के मंदिरों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भारत में तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात होती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो उत्खनन है उससे भारत की प्राचीनतम सभ्यता का पता चलता है हमको। जब तक ये उत्खनन नहीं हुए थे, जब तक हमको भारत की प्राचीनतम सभ्यता के बारे में नहीं पता था। और अब हमको पता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये इतनी ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी अपने समय में, और इसके बराबर अभी तक की डेवलप्ड सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिली है उस टाइम पे। तो ये हमको दर्शाता है कि उत्खनन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम स्मारक की बात कर रहे हैं, कौशाम्बी में जब खुदाई हुई तो वहाँ से उदयन का राजा, जो उदयन था उसका राजप्रसाद यानी कि उसका जो महल है वो मिला, और एक घोषित राम विहार मिला। अब ये घोषित राम विहार जो है ये बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ है। जब कभी हम बुद्धिज़्म पढ़ेंगे तो इसकी बात करेंगे। ये बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ घोषित राम विहार है। अतरंजी खेड़ा एक जगह है उत्तर प्रदेश में, अतरंजी खेड़ा एक स्थल है। वहाँ पे जब खुदाई हुई तो गंगा घाटी, जैसे उत्तर प्रदेश गंगा की घाटी के आसपास ही बसा है पूरा प्रदेश, तो गंगा की घाटी में 1000 ईसा पूर्व
लोहे के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है हमको। तो 1000 ईसा पूर्व जो है यहाँ पे लोहा शुरू हो गया था नॉर्थ इंडिया में, यानी कि आयरन सिविलाइजेशन शुरू हो चुकी थी। पौंडीचेरी के पास एक जगह है अरिकमेडु। अरिकमेडु की खुदाई से हमको रोमन सिक्के और बर्तन मिले हैं। तो रोमन सिक्के और बर्तन मिलना अरिकमेडु से ये दर्शाता है कि यहाँ के जो लोग थे अरिकमेडु के, उनका रोमन के साथ काफ़ी ज़्यादा व्यापार रहा होगा, तभी तो यहाँ पे रोमन सिक्के आएंगे और यहाँ पे रोमन बर्तन आएंगे। अजंता की गुफाएं मिली खुदाई में जब, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमको सांस्कृतिक और कला का जो डेवलपमेंट था, आर्ट का जो डेवलपमेंट था, वो हमको देखने को मिलता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जैसे हमने गुफा संख्या 15, दशावतार मंदिर और 16 की बात की थी। इसके बाद देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, इसके बारे में हमने बात की थी। भीतरगांव का मंदिर, नालंदा की बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि से हिंदू कला एवं सभ्यता के विकास का प्रमाण मिलता है। भारत के अतिरिक्त, अब ये तो हम भारत की बात कर रहे थे, लेकिन भारत के अलावा भी दक्षिण पूर्व की अगर हम बात करें, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे हमको अनेक रूपों में हिंदू संस्कृति संबंधित स्मारक मिले हैं, जिससे ये मुख्य रूप से जिसमें से जो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो वो जावा का एक बोरोबुदुर स्तूप है। नाम सुना होगा आपने, आजकल काफ़ी चर्चा में भी है। जावा का बोरोबुदुर स्तूप काफ़ी बड़ा है। इसकी फ़ोटो कभी मैं डाल दूंगा आगे चल के, आप गूगल पे भी देख सकते हैं। जावा का बोरोबुदुर स्तूप काफ़ी बड़ा सा बना हुआ है। तो इससे हमको पता चलता है कि किस तरह से जो संस्कृति है वो केवल इंडिया में ना रह के वो दक्षिण पूर्व एशिया तक काफ़ी फैली हुई थी। अब ये जावा के अलावा अगर हम बात करें तो मलाया और कंबोडिया में भी, जैसे आपने सुना होगा अंकोर वाट का मंदिर है, तो मलाया, कंबोडिया, बाली, इन सब जगह से हिंदू संस्कृति संबंधित स्मारक मिले हैं, जो इन द्वीपों पर हिंदू संस्कृति के विकसित होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। भारतीय साहित्य हमने पढ़ लिया, विदेशी यात्रियों के विवरण हमने देख लिया, और हमने पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर जो हमने पढ़ा अभी तक, उसके आधार पर हम भारत के प्राचीन इतिहास के सही स्वरूप को समझ भी सकते हैं। और जब हम अपना आगे का लेक्चर शुरू करेंगे, जो हम अब यहाँ से प्राचीन भारत, अभी तक तो हमने केवल स्रोत पढ़े, अब प्राचीन भारत का जो इतिहास शुरू होगा, जो कि शुरू होगा हमारा स्टोन एज से। स्टोन एज में जितना भी आपको मिलेगा स्रोत जो होंगे, उसी के आधार के ऊपर हम अपना स्टोन एज को करेंगे। और स्टोन एज में आपको मैक्सिमम आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेंगे, क्योंकि उस समय राइटिंग नहीं शुरू हुई थी। हाँ, कुछ पेंटिंग्स मिल जाएंगी आपको। इसके बाद जब हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, तो उसमें लिखे हुए सील्स तो है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, तो उसको आद्य ऐतिहासिक बोला जाता है। मतलब उसको हम पढ़ नहीं सकते, लिपि तो मिली है लेकिन पढ़ नहीं सकते। उसमें भी हमको मैक्सिमम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर ही निर्भर होना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद का जो इतिहास है, जहाँ पे हमारा वैदिक सभ्यता शुरू होती है, वहाँ से हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर भी निर्भर करेंगे। और जो हमारे इसके अलावा साहित्यिक स्रोत हैं और जो विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, उनमें भी हम उस पर भी हम निर्भर करेंगे। तो हम जो अपना इतिहास पढ़ेंगे आगे का, स्टोन एज से लेके और जितना भी हम आगे इतिहास पढ़ेंगे गुप्त काल के बाद तक का, उसमें हम इन तीनों स्रोत जो हमने अभी तक पढ़े हैं, इनको कहीं ना कहीं यूज़ करते रहेंगे। जो हमने साहित्य पढ़े, साहित्यिक स्रोत पढ़े, जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे उस समय हम, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा, तो जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे तो अर्थशास्त्र को भी कोट करेंगे कहीं ना कहीं। तो आपने यदि अब मेरे ये तीनों लेक्चर ना देखे हों, इससे पहले मैंने 2 लेक्चर दिए हैं, इन तीनों लेक्चर को आप अच्छे से देख लीजिए, जिससे आपको अब जो मैं एंशिएंट इंडिया पढ़ाऊँगा, जो मैं प्राचीन भारत पढ़ाऊँगा, उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।